हमारे YouTube चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 2। अध्याय 2 में है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, किसी खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग में तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंगों से रंगा हुआ है। खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी? पिछली कक्षा में हमने एक चर के रैखिक समीकरण में सीखा है कि इस तरह की परिस्थिति में एक चर का मान ज्ञात करने के लिए एक चर का समीकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके चर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। मान लीजिए, हमको मानना पड़ेगा, माना कि खंभे की कुल लंबाई 100 मीटर है। खंभे की लंबाई कितना है? 100 मीटर है। हम इसको मान लेते हैं, खंभे की लंबाई 100 मीटर है। खंभे के नीले रंग की भाग की लंबाई, नीले भाग की लंबाई ये दिया हुआ है 100/4 मीटर, क्योंकि कुल भाग को हमने 100 माना है और 1/4 भाग नीले रंग का है तो वो हो गया 100/4 मीटर। इसी प्रकार लाल भाग की लंबाई 100/3 मीटर। क्यों? क्योंकि कुल लंबाई 100 है और 1/3 भाग लाल रंग से रंगा हुआ है। अब आता है काला भाग। काला भाग प्रश्न में दिया हुआ है, काले भाग की लंबाई 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर है। अब हमको प्रश्न में पूछा था कि कुल लंबाई कितनी हो। अतः खंभे की कुल लंबाई में हम क्या करेंगे? नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई धन काले भाग की लंबाई, ये तीनों भाग को हम जोड़ देंगे और कुल लंबाई को हमने क्या माना था? x माना था। x बराबर, अब हम देखेंगे 4 और 3 का लसा होता है 12। 4 तिया 12, 3x हो जाएगा। 3 चौक 12, 4x हो जाएगा। नीचे में 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो हम बटे 1 मान लेंगे। 12 दहाम 120। त्रिया गुणा कर देंगे। यहाँ पर 12 का गुणा x से हो जाएगा। 12x बराबर 4 और 3 कितना होता है? 7x धन 120। पक्षांतर कर देंगे। 12x में हम 7x को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5x बराबर 120। अब 120 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 मीटर। कितना मिलेगा? 24 मीटर। अतः खंभे की कुल लंबाई होगी 24 मीटर। कितना होगा? 24 मीटर। आइए इसे एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे? हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे आपको बताना है। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना कि, ध्यान समझिएगा, माना कि मेरे अंक x है। मेरे अंक कितने हैं? x है। तब तुम्हारे अंक कितने होंगे? मेरे अंक x है, तब तुम्हारे अंक होंगे x धन 2। क्यों? क्योंकि 2 अधिक है। फिर प्रश्न में बोलता है, क्या बोलता है प्रश्न में? कि हम दोनों के अंकों का योग, मेरा अंक x है, आपका अंक है x धन 2 और इनका योग है 14। अब हम कोष्ठक हटा देंगे। x धन 2 बराबर हो जाएगा 14। x और x को जोड़िए, 2x धन 2 बराबर हो जाएगा 14। अब हम 14 में 2 को घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे तो बचेगा 12। अब 12 को 2 से जब हम भाग देंगे तो आएगा 6। अतः हम कह सकते हैं, अतः मेरे अंक होंगे x बराबर 6, अर्थात मेरे अंक होंगे 6।
और तुम्हारे अंक होंगे 8। क्यों? क्योंकि 2 अधिक है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण बनाना समझते हैं। इसे हम समीकरण बनाने को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे और 1 रुपये के कितने कितने सिक्के हैं। हमें सिक्कों की संख्या मालूम करना है। यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं और उनकी संख्या अलग अलग है। हमें दोनों ही नहीं पता, अतः दोनों की संख्या को हम अज्ञात द्वारा दर्शाते हैं। अब हमको मानना होगा कि माना कि, ध्यान समझिएगा, माना कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के x है। कितना है? x है। तथा 1 रुपये के सिक्के, हम 1 रुपये के सिक्कों को मान लेते हैं y। 50 पैसे के सिक्कों को हमने क्या माना? x माना। और 1 रुपये के सिक्कों को हमने क्या माना? y माना। अर्थात x धन y बराबर 100। क्यों? क्योंकि प्रश्न में था कि बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं x धन y बराबर 100। इस प्रकार समीकरण तो बनता है, लेकिन इनके हल का पता नहीं चलता। इस प्रकार हम समीकरण बना सकते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 है। हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है। अब यहाँ हिरणों की संख्या और सारसों की संख्या को हमको मानना होगा। माना कि हिरणों की संख्या, माना कि हिरणों की संख्या x है, हिरणों के पैरों की संख्या x है, सारस के पैर y है। हिरणों के पैर की संख्या कितना है? x है, और सारस के पैरों की संख्या हमने क्या माना? y है। अब आपको पता है कि हिरण के कुल कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो पैरों की संख्या उनकी हो जाएगी 4x। इसी प्रकार सारस के 2 पैर, तो इनके पैरों की संख्या हो जाएगी 2y। अब हमको इसको समीकरण के रूप में लिखना है। हिरण के पैरों की कुल संख्या, तो हिरण के पैरों की कुल संख्या कितना है? 4x। तथा सारस के पैरों की कुल संख्या 2y है। और प्रश्न में लिखा है कि दोनों के कुल पैरों की संख्या है 180। दोनों कुल पैरों की संख्या कितना है? 180। इस तरह से हम उसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इसे और सरल रूप में लिखने के लिए, जब इसको हम हल करेंगे तो इसे सरल रूप में लिखने के लिए 2 से हम सबको डिवाइड कर देंगे। लेकिन प्रश्न में केवल हमको समीकरण बनाना है, तो समीकरण को इस रूप में हम लिख सकते हैं कि हिरणों के पैरों की संख्या और सारसों के पैरों की संख्या 180 है। इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। युगपत समीकरण। ऊपर के उदाहरणों में हमने परिस्थितियों से समीकरण तो बना लिए, लेकिन उनके हल नहीं बता पाए। अब जब हम उनका हल नहीं बता पाए, तब हम एक और परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। ध्यान समझिएगा। परिस्थिति है, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपये बांटे। क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले? यदि यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना यदि सौरभ को x व संतोष को y रुपये मिलता है, तब समीकरण क्या होगा? तब हमारा समीकरण होगा x धन y बराबर 8। इस तरह से हम समीकरण को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ यह बताना संभव नहीं है कि उन्हें कितने कितने रुपए मिले। अब यदि हमें पता होता कि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुना रुपए दिए, यदि पता होता कि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुना रुपए दिए,
तब हम उसे समीकरण के रूप में लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे उसे समीकरण के रूप में? x बराबर 3y, ये हमारा समीकरण दूसरा प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे हल कर सकते हैं। समीकरण पहला में x का मान रख देंगे। समीकरण पहला में किसका मान रखेंगे? x का मान रखने पर x का मान यहाँ पर 3y है, हम पहला में रख देंगे। x बराबर 3y को पहला में रखेंगे तो 3y धन y बराबर हो जाएगा 8। 3y और 1y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4y। 8 को 4 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि संतोष को 2 रुपये, संतोष को 2 रुपये व सौरभ को 6 रुपये मिले। तो इस तरह से समीकरण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम अनुमानों को ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे इस प्रश्न में हमने देखा समीकरण अधूरा था, 8 रुपये को अपने दोनों पुत्रों में बांटा। अब यहाँ 8 रुपये में दोनों पुत्रों को बांटा तो जरूर, पर किसको कितना मिला यह स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर देखे हम कि उनके पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए। जब 3 गुने रुपए दिए तो एक पुनः हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से हमने उन राशि को मालूम कर लिया जो संतोष और सौरभ को मिले। तो इस तरह से हम युगपत समीकरण की सहायता से अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं।